देखो बेटा, आज मैं कराऊंगी आपको कौन सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल परसों मैंने कराया था बेटा आपके नीट के लिए 36 ईयर क्वेश्चन कराए थे सोल्यूशन के। अब कराऊंगी इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखता है। ये बात याद रखना, जो जितना ज़्यादा नेगेटिव वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। देखो रिड्यूज मीन्स होता है घटना, और घट रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जो जितना ज़्यादा घटा हुआ होगा, जितनी ज़्यादा लेस वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा रिड्यूज होगा, इतना ज़्यादा वो रिड्यूसिंग पावर रखता है। इस वैल्यू में देखो, इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना है रिड्यूसिंग पावर का। अब ये देखो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, के की वैल्यू दी हुई है, फिर कौन दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, फिर कौन है, ये सी आर दिया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा के, फिर ए एल, फिर सी आर, फिर सबसे बाद में ए जी। ये हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है बटन सेल। जो बटन सेल होती है वॉच में यूज की जाती है, ठीक, जो छोटी सी बटन सी सेल्स होती है। ये इसकी रिएक्शन दे दी आपको। फिर कह रहा है कि ये अलग अलग ही रिएक्शन है, ये हाफ सेल। ये तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, दोनों इकट्ठी कर दी। ये आपकी हाफ सेल। हाफ सेल में देखो बेटा, हाफ सेल में आधी किसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन और हाफ किसका हो जाता है रिडक्शन। अब देखो बेटा, जो ये रिएक्शन होती है दोनों की, जो ई दिया रहता है, ये दोनों का रिडक्शन होना चाहिए। देखो आपकी रिएक्शन में इसका हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन इस रिएक्शन में आप में क्या क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हमें जब कैथोड माइनस एनोड सेल पोटेंशियल कह रहा है ना निकालने के लिए, जब हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं हम रिडक्शन की रखते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन की। कभी कभार आपको ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखता है, तो आप बेटा ध्यान रखना, आपको जो यूज करोगे वो रिडक्शन की वैल्यू यूज करोगे, ऑक्सीडेशन की नहीं करोगे। आप अगर उसने ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, सपोज करो आपको ऑक्सीडेशन माइनस में दे दिया, आपको रिडक्शन चाहिए, तो आपको सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैथोड, क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, इनोड सेल कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे क्या है, देखो बेटा इसकी कैथोड पर क्या वैल्यू दी हुई है इसने, 0.34, देखो 0.34 दी हुई है। फिर एनोड पर, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मैंने बताया जो सबसे छोटी वैल्यू। और एक और बात, अगर आपको ये ना पता चले कैथोड पे क्या रखे एनोड पे क्या रखे, ये ढूंढ लो सबसे छोटा कौन है। इन दोनों वैल्यू में जो सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल रखेगा, इसका मतलब वही एनोड का है। देखो इसका सबसे छोटा है ना, ये प्लस में भी माइनस में, चाहे प्लस में भी हो, प्लस में भी आपको ये देखना है जो सबसे छोटा है। तो ये माइनस, ये क्या है आपका माइनस में, इसका मतलब एनोड पर कौन आएगा, माइनस माइनस के 76, और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1.10। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल आर गिवन बिलो। देखो ये वैल्यू दी हुई है सबकी, ठीक बेटा। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस आप ये, आपको सिर्फ बात क्या याद रखनी है कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो अपने आप को इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा। जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, जब तो दूसरा रिड्यूस होगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है। अब देखो क्वेश्चन ये वैल्यू दी हुई है, 12 इलेक्ट्रॉन लिए, इसकी इतनी है वैल्यू, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। रिडक्शन ही तो हो रहा है, प्लस 0 से माइनस में घट रहा है ना, ये इसमें हो गया, ये इसमें हो गया, ये क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, क्या होगा बेटा, जो क्या रखता हो प्लस वैल्यू, ठीक है, जिसकी जितनी बड़ी। तो आप देख लो सबसे छोटी और यह देख लो सबसे बड़ी, उसने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। जब यह नेगेटिव रिड्यूस है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। इन दोनों में से जोन से ज़्यादा पॉजिटिव होगी वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इसकी पॉजिटिव है ना सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। फिर ढूंढो रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू हो, ढूंढो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो F2 है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ऑक्सीडाइजिंग में सबसे ज़्यादा वैल्यू देखते हैं और रिड्यूसिंग में सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका F2 एंड I1। बताओ बेटा आई क्या समझ में, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़ का, ये इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखो, रिड्यूसिंग रखो, ऑक्सीडाइजिंग अपने आप याद हो जाएगी आपको, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 सेल है, XYZ, ये आपको ये दे दिया। कह रहे रिड्यूसिंग पावर, वही बात बेटा, जो सबसे छोटा कौन है, देखो जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव के पीछे जो जितना बड़ा होता है वो इतना ही छोटा होता है ना, आपको पता होगा। तो ये देखो -3 है, तो इसका मतलब भी सबसे छोटा है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा रिड्यूसिंग पावर, किसकी वैल्यू है, जेड की। फिर कौन है 1.2 एक्स की। तो क्या आ जाएगा आंसर, ZXY, ठीक है। ये वाला ऑर्डर आ जाएगा ZXY। देखो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव,
फिर ये और फिर ये। इसका मतलब y फिर x और फिर वो z फिर x और फिर y, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4। देखो SN4 से 2+ में जा रहा है, कपल इज इतना वोल्ट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है इसका इतना है, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। द CR का कपल कितना है, इतना है। दीज टू कपल्स देयर स्टैंडर्ड स्टेटर कनेक्ट ए सेल, कनेक्ट कर दे। तो क्या कह रहा है बेटा, ये कहता है कि द सेल पोटेंशियल, भाई सेल पोटेंशियल कह रहा है, सेल पोटेंशियल वही कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड आपको इसमें रिएक्शन नहीं दी हुई है, कैसे पता चलेगा कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। याद रखो, जो सबसे नेगेटिव, जो सबसे छोटा वो क्या है आपका एनोड, और जो बड़ा है वो क्या है कैथोड। इसका मतलब कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। वैल्यू रख दो भाई। देखो ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पर क्या है बेटा मैंने बता दिया, ढूंढ लिया ना। एनोड पर कौन है, नेगेटिव, नेगेटिव सबसे छोटा है तो एनोड का ये क्या होगा आपका कैथोड का। तो कर दो भाई, हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.15 माइनस, माइनस होता ना, तो माइनस के 7 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 8-9 वोल्ट। जो ई सेल आ जाएगा 8-9 वोल्ट आ जाएगा, ये वाला आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6 क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन देखो। 6 में क्या है आपके, ये कह रहा है ए सॉल्यूशन कंटेन, ए सॉल्यूशन जैसे कर देती हूँ इसको। अब देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन Fe2+ Fe3+ एंड आयन, ये आयंस है, ठीक है। दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीट विद आयोडीन, ये जिसमें ये आयंस है आपका ये ट्रीट करा दिया आयोडीन के साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Fe2+ का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है आपका, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल है EI2 से ये जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। द फेवर रिडॉक्स रिएक्शन, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो किसके फेवर में होगी। अब देखो बेटा, फेवर में होगी तो आपको क्या देखना है, ऑक्सीडाइज, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी प्लस में ज़्यादा। अब ऑक्सीडाइज में, हाँ ऑक्सीडाइज में आप क्या देखते हैं, अब देखो इसने कहा है सॉल्यूशन कंटेन Fe2+ Fe3+ एंड आयंस, दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद। अब देखो बेटा, जो Fe3+ Fe2+ में जाएगा, ये क्या है ग्रेटर है, ज़्यादा पावर रखता है किससे, किसमें बदलने से। देखो ये जो ज़्यादा पावर रख रहा है क्या, ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की, किससे I2, क्योंकि ये क्या है आपकी 0.77 वैल्यू है, इसकी कितनी है I2 2 नेगेटिव, ये ज़्यादा पावर रखता है, ये क्या रखता है कम। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा, कौन होगा ऑक्सीडाइज, आपका जो I है, I नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, जो I2 है आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपको पता है क्या 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 रिलेशन होता है उनके, कौन कौन से रिलेशन ये आपस में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो EMF को हम क्या भी कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी बात हो जाएगी। फिर क्या भी बोलते हैं दूसरी तरह से, और क्या भी बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस, अगर आप दोनों का एनोड और कैथोड ले रहे हैं, रिडक्शन ले रहे हैं तो माइनस होगा, लेकिन अगर आपका एक का रिडक्शन और दूसरे का क्या ले रहे बेटा ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन के साथ तो होगा प्लस, और रिडक्शन वैल्यू लिखोगे उसमें हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसमें ढूंढ के देखो, देखो कौन सा इस तरह का रिलेशन बन रहा है, EMF ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस रिडक्शन, रिडक्शन में से आपका क्या होगा माइनस होगा, इसका मतलब ये गलत है। फिर है सेकंड क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन, दोनों का प्लस हो रहा है, मैंने अभी बताया ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होगा प्लस होगा, इसका मतलब ये पॉइंट तो सही है जी। फिर क्या है रिडक्शन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन तो अभी बोला है मैंने कि जो रिडक्शन है वे प्लस नहीं होगे, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरा रिडक्शन वे प्लस होंगे। अगर रिडक्शन है तो माइनस होगे। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ आपका सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि या तो रिडक्शन जो सेम होगा बेटा वे एक दूसरे में से माइनस होगी, और जो अपोजिट होगा वे एक दूसरे में प्लस होगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इनोड सेल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या देखोगे आप ये रिएक्शन दे दी इसने,
इसमें जो ई नोट है इसमें कितना है, माइनस के 0.35 है। ये इसकी हाफ सेल रिएक्शन दे दी, क्या दे, Fe2+ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन वैल्यू दी है इसमें। अब ऑक्सीडेशन वैल्यू दी है तो क्या होगा बेटा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या रखता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो जल्दी क्या हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, रिड्यूस होगा। तो अब इसमें से ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, Fe3+ होगा या Fe6 होगा या आपका एफिशिएंस ये होगा उल्टा 6। ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो होने ही नहीं। Fe2+ है, Fe3+ है। जो Fe3+ है, Fe3+ आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, Fe3+ क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इससे ज़्यादा नेगेटिव है। और मैंने बता जो यहाँ पे क्या है 0.35 वोल्ट, ये क्या है 0.37। तो जो आपका Fe3+ है वो क्या है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। कौन, Fe3+। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, ये हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो, ये आपको सेल दे दी, क्या कह रहा है वो, इस सेल में देखो, द EMF मेजर इज 0.220 वोल्ट, द सेल रिएक्शन इज। तो सेल रिएक्शन कह रहा है, अगर इस तरह दी हुई है, अब देखो बेटा इसका मतलब A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, B का रिडक्शन हो रहा है। तो A चेंज होगा A+ में, B चेंज होगा B में, इसका मतलब पहले ही आंसर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है इसकी सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंट कर दिया अभी। अब नेक्स्ट देखो 10 Fe2+ Fe रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो EMF पूछ रहा है, निकल जाएगा EMF, सिंपल ही है बेटा, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैथोड माइनस वही आपका एनोड, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो अब ये क्वेश्चन देखो आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर Fe ये है। ठीक, इसमें क्या, अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या कह रहा है, Fe2+ से Fe में गया, रिडक्शन है ना, तो क्या है 0.44 कह रहा है। फिर कह रहा है Fe3+ Fe2 में गया, अगर Fe2+ से Fe में है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन Fe3+ से Fe2 में जा रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में है। तो फिर क्या कहता है वो, Fe2+, Fe3+ एंड Fe ब्लॉक आर केप्ट टुगेदर देन। क्या भाई अगर आप इन्हें इकट्ठा करके रख देते हो, Fe2+ को भी Fe को भी अगर आप और Fe को भी अगर आप इकट्ठा करके रख देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन पर। तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या है 0.44, Fe2+ से Fe में जा रही है। ठीक, और Fe3+ की क्या है 0.77। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा। और जो ऑक्सीडाइज होता है अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसकी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब Fe3+ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेटे याद रखना आपको, ऑक्सीडाइज देख रहे तो बड़ी वैल्यू, रिडक्शन देख रहे तो छोटी वैल्यू। ठीक है, आगे की बात समझ में। देखो एक बार और बता दी थी, ये कह रहा कि अगर Fe2+ है, Fe3+ है और Fe है, उन्हें इकट्ठा कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो Fe3+ है उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है क्या है, इतनी है, तो इसका मतलब ये जल्दी किस में चेंज हो जाएगा, Fe2+ में। तो इसका मतलब जो Fe2+ में बदलेगा तो Fe3+ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर। हाफ सेल रिएक्शन दे दी बेटा आपको, Zn ये दे दिया। ठीक है, अब और क्या दे दे, Fe2+ से आपका ये दे दिया है। अब क्या कह रहा है, EMF कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, EMF कह रहा है। अब EMF में देखो बेटा, जो EMF है, EMF में क्या करोगे, इसका EMF निकालना है। आपके पास कैथोड भी है और एनोड का भी है। अब क्या कह रहा है, ये कहता है कि EMF ऑफ द सेल रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखो Zn से Zn2+, Fe से Fe2+, क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। आज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए आपको निकालने के लिए। तो क्या Fe2+ Zn किसमें बदल गया, Zn2+ और Fe विल बी, तो क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा आपका कैथोड माइनस एनोड।
तो आप सीधा वैल्यू कर दो बेटा, इसके साइन चेंज कर कर आंसर आ जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.32। ठीक है, जब साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होते ही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से इसमें ये क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होते ही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ फिर भी मैं आपको। देखो बेटा प्लस वाले दिए हुए हैं, कैथोड माइनस एनोड, दोनों में देखो छोटा कौन है 44, ये 44 हो गए 76। और जब माइनस लगाओगे क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो दोनों के सामने माइनस लगाओगे, सबसे छोटा कौन 44, इसका मतलब कैथोड पर कौन आएगा, ये आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 44, माइनस है और माइनस माइनस बाहर से क्या हो जाएगा प्लस। तो जब एक माइनस और एक प्लस क्या आंसर आ जाएगा आपका 76, क्या हो जाएगा 76 माइनस 44, तो आज आपका आंसर आ जाएगा 32 हो जाएगा बेटा। 76 हो गया और आपका ये हो गया, माइनस हो जाएगा आपका कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू से। अब देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे देखो किसकी है, जहाँ PTH2 आ जाए इसका मतलब समझ लो आपका सच्ची है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। जहाँ सच्ची आ जाता है वहाँ पर उसकी वैल्यू बेटा क्या रखते हैं 0 रखते हैं। अब देखो क्या कहता है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट 0, जो EMF है वो 0 नहीं है, बिकॉज क्यों। अब क्या है इसमें बेटा, किस बात से कह रहा है EMF 0 नहीं है, देखो क्या है इसमें, इट इज ए कंसंट्रेशन सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है आपका, एक HCl ले लिया उसने, एक क्या ले लिया CH3COOH। और जब CH3COOH है दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, दोनों की अब दोनों की वैल्यू है रख दी, जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या हो गए डिफरेंट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट तो डिफरेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी सेम, लेकिन ये दोनों क्या है सेम नहीं है। अगर आप इसमें जो एसिड लोगे अगर वो सेम लोगे तो H की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी, लेकिन अगर आप ये H अलग अलग लोगे तो इसका मतलब जो H की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अगर बेटा आप SHG में ये दोनों सेम लेते हैं ना, जो एसिड होता है सेम ले रहे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। और ये कह रहा कि जो EMF है इसका 0 नहीं है, 0 क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये क्या ले लिया दोनों इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग ले लिए। तो pH ऑफ 0.m एंड 0.m CH3 इज आर नॉट सेम, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है बेटा, जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ ये देखना जो H है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना, ये देखो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Li, रिडक्शन पोटेंशियल ये सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, अब देखो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा है इन दोनों में से, और स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पता था अगर रिड्यूसिंग देखोगे तो जो सबसे छोटा है, और ऑक्सीडाइजिंग में क्या देखोगे जो इनमें बड़ा है, बड़े वाले को देखोगे। अब देखो बेटा, अब इनमें वैल्यू देखो एंड 3 पॉइंट बड़ी वैल्यू है माइनस के सामने, इसका मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, इसमें देख लो माइनस के सामने सबसे छोटी वैल्यू किसके पीछे है 3.9, 2.9, 2. इसके सामने 2.37, ये किसकी है Mg2+। इसका मतलब यही क्या होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के लिए ढूंढना आपको सबसे छोटी वैल्यू, और वीक रिड्यूसिंग के लिए देखना आपको क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के लिए आपको ढूंढनी पड़ेगी सबसे बड़ी वैल्यू, और रिड्यूसिंग के लिए देखनी पड़ेगी आपको सबसे छोटी वैल्यू। हो गया जी। ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड ट्रीट विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ लिबरेट ब्रोमीन। अब ये कह रहा है जो पोटेशियम आयोडाइड है हम इनमें से किसके साथ रिएक्शन कराए जो क्या हो जाए ब्रोमीन लिबरेट हो जाए। ये समझ लो बेटा जो ऑक्सीडेशन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसमें से जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरफ ये करेगा वही क्या कर सकते हैं इसे हटा सकता है। जो ब्रोमीन से जो वीक जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो होता है क्लोरीन। ब्रोमीन से क्या होता है नीचे होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो इसे यहाँ से क्या कर देगा रिमूव कर देगा, और आपका क्या रिएक्शन हो जाएगी आपको लो रिएक्शन करके दिखा देती हूँ क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी 2KBr Cl2 के साथ आपने रिएक्शन कराई तो ये क्या कर देगा यहाँ से इसे अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको भगा देगा, क्या हो जाएगा 2KCl और आपका क्या बन जाएगा Br2 बन जाएगा। तो ये क्या
ये क्या हो गया अपने आप, क्या ये हो जाएगा, हो जाएगी रिएक्शन बेटा, ये सेल और Br2 क्या हो जाएगी, निकल जाएगा बाहर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन आ गए भैया, टॉपिक वाइज है सबके सब क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए, क्या कह रहा है भाई स्टेटमेंट में देखो ढूंढो, वन इज लेबल एज एसरेशन ए एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर है। ए में ये कह रहा है कि इन इक्वेशन डेल्टा आर जी माइनस एन एफ ई है, ठीक है फॉर्मूला है, चलो ये बात सही है। वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड अपॉन एन, जो डेल्टा आर जी है वो डिपेंड करती है, ये बात भी सही है, जो एन पर जो आर जी है आपका कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, जो बेटा ये होती है जो डिपेंड एक्सटेंड, पहले तो यही कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे घटा रहे तो जो उस पर डिपेंड करती है वो तो क्या होती है एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव ये होती है आप कितने बढ़ा लो कितने घटा लो हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो डेल्टा आर जी है, डेल्टा आर जी क्या होता है क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ता है बेटा, डेल्टा जी हुआ आपका, डेल्टा एच हुआ, जो एंथैल्पी है डेल्टा जी पर भी इफेक्ट पड़ता है और डेल्टा एच पर भी इफेक्ट पड़ता है। और अब जो ई नोट सेल है किसकी बात कही इसने, यहाँ से बात जो डेल्टा आर जी है क्या होता है बेटा, ये एन पर डिपेंड करती है, बात सही है कि क्वांटिटी पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जितने बढ़ाओगे इसकी वैल्यू इतनी चेंज होती चल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में है सामने, जितना से चेंज करो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, इसका मतलब ही इसके ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट रीजन, सेल इज एन एक्सटेंसिव, जो सेल है वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड डेल्टा आर जी एन एक्सटेंस, यही बात है, जो ये तो होगी आपकी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन जो ई सेल है ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। देखो बेटा जो आपकी सपोज करो कोई रिएक्शन है, आपको मैं कोई रिएक्शन समझा देती हूँ एक्सटेंसिव, जैसे कि Cu2+ है, ठीक 2 इलेक्ट्रॉन निकले, किस में बदल गया, सी में बदल गया, जो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है बेटा ई नोट वो होता है 0.34 होता है। अगर मैं इन्हें बढ़ा दूँ 2Cu2+ कर दूँ और क्या आ जाएगा 2 निकलेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, और किस में बदल जाएगा Cu+ में। यहाँ पर भी आपने ये बढ़ा दिए, इनके मोल्स बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी इसकी ई नोट की वो 34 ही होगी, 0.34। क्यों, क्योंकि आप इसे कम रखो या ज़्यादा रखो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है, और एन जितना चेंज होगा इतना ही क्या होगा आपका डेल्टा जी, इसका मतलब ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये क्या होती है डेल्टा वो ई नोट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों बात तो सही है, लेकिन ये इस बात को ये रीजन ये एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करना, इसका मतलब दोनों बात तो सही है लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ढूंढो कौन सी है, कौन सी आएगी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 17। अब 17 में क्या कहता है, 17 देखो क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि गिवन बिलो आर हाफ सेल, हाफ सेल दे दिया आपको, ठीक है हाफ सेल दी हुई है। अब हाफ सेल ये दे दिया आपको MnO4 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन Mn2+, MnO4 2 4 जा 8 8 -1 है तो एक घट के कितने होगी प्लस के 7, ऑक्सीडेशन स्टेट में आई थिंक आपसे निकालनी आती होगी, जब आप 12th का एग्जाम दे चुके इतना तो सीख ही गए हो। 7 से 2 में गए तो कितने चेंज हुआ है, यहाँ से ही पता चल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। Mn2+ से M2 में गए, इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि -1.50 है, ये हो गया, ये वैल्यू दी है। दूसरी आप रिएक्शन क्या दी, हाफ वाटर 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये इसका दे दिया। तो क्या कह रहा है, विल द परमैग्नेट आयन MnO4 लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप ये देखो जो MnO4 है जो O2 है लिबरेट हो जाएगी एसिड की प्रेजेंस में, क्यों हो जाएगी, अब देखो क्या करोगे आप, कैथोड अगर कोई भी आपको इस तरह की रिएक्शन देखे और ये पूछ ले रिएक्शन होगी या नहीं होगी, सिर्फ बेटा आपको एक बात याद रखना, कैथोड माइनस एनोड कर अगर उसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव तो वो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर कैथोड माइनस एनोड में जो EMF है वो आया है नेगेटिव, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें कर दो कैथोड माइनस एनोड कर दो, कैथोड माइनस एनोड कैसे, कैथोड पे कौन है आपका, देखो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इस ये हो जाएगा, दोनों की वैल्यू दी हुई है, देखो ऑक्सीजन इसमें टूटा रिडक्शन हो रहा है Mn2+, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो मैं इसको आपको
करके दिखाती हूँ। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस कैथोड की, अब देखो ये है Mn2+ और इधर 7। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा दिया उसने, ये ऑक्सीडेशन वैल्यू दी हुई है बेटा, देखो 2+ से +7 तो ऑक्सीडेशन हो गया और हमें चाहिए क्या, रिडक्शन, तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे बेटा, प्लस में, 1.510 हो गया समझ में। और ये देखो क्या दी हुई है आपको, रिडक्शन, ये तो रिडक्शन ही दिया हुआ है, O2 0 है और यहाँ पर क्या चला गया -2, तो ये वैल्यू ऐसे ही रखोगे, माइनस का माइनस और 1.223, तो इसे माइनस करके आ जाएगा आपका 0.287। अब ये देखो बेटा, जो ये आंसर आया है ये प्लस में आया है ना, जो आंसर आया प्लस में आया, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। और अगर कैथोड माइनस एनोड आ जाए माइनस, तो इसका मतलब है नॉट फिजिबल, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जहाँ प्लस आ जाए वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, फिजिबल होती है। देखो छोटी छोटी बात मैं आपको क्लियर करते जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इससे ही आंसर आ रहा है आपका, और कुछ देखना ही नहीं है आपको, कैथोड माइनस एनोड ही देख लो और यस हो जाएगा, बिकॉज इस सेल ये क्या है, प्लस में है। अगर माइनस है तो नो, और हमारा आया प्लस में, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 @298, देखो @298 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। अब इस तरह की जो रिएक्शन है इसमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है बेटा, यहाँ से वही दूसरे को रिमूव कर सकते हैं अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अगर इधर वाला, अगर ये इससे ज़्यादा नेगेटिव है तो ये इसे रिप्लेस कर सकता है, वरना नहीं। देखो Zn की वैल्यू Cu से क्या है, ये Cu है, ये Zn है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब क्या कर देगा, ये इसे यहाँ से रिप्लेस कर देगा। इसने कहा कि इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, जो Fe है, Fe की भी वैल्यू क्या होती है, Fe क्या है यहाँ पर दूसरे नंबर पर नेगेटिव है, किससे, कौन है साथ में, Cu से, इसका मतलब ये भी से रिप्लेस कर देगा। Zn कहाँ पर है, Zn की वैल्यू दी है ये वाली सेकंड नंबर पे ये Zn मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Fe से, इसका मतलब ये भी इसको रिप्लेस कर देगा। फिर है Ag क्या है प्लस, और Cu जो कॉपर है 34, तो दोनों में से किसकी छोटी है, देखो ये तो होगा 0.34, ये क्या होगा 0.80, इसका मतलब ये तो मोर पॉजिटिव है, और जब ये मोर पॉजिटिव है तो इसे रिप्लेस नहीं कर सकता, आंसर क्या हो जाएगा ये बेटा। इन दोनों में आपको ये देखना है, अगर इधर ले वाला उसे हटाने वाला, ऑक्सीडाइज होने वाली की वैल्यू नेगेटिव है इस वाले से, इसका मतलब वो इसे क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है, जो अपने से क्या है नीचे है वो ऊपर ले वाले को रिमूव नहीं कर सकता। Zn क्या है, इससे ऊपर होता है तो इसे रिमूव कर देगा। जो मोर रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। तो अप टू डाउन जाने पर ये इससे नीचे है तो ये मोर रिएक्टिव ऐसे रिमूव कर देगा, ये इससे नीचे है तो ये मोर रिएक्टिव ऐसे रिमूव कर देगा, ये भी इससे ऊपर है तो ये इसे क्या कर देगा, रिमूव। लेकिन ये इससे नीचे है, इसका मतलब ये इसे रिमूव नहीं कर सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी। 2-3 तरीके से देख सकते हैं आप। अगर आपको सीरीज नहीं याद है तो वे क्या दिए रखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए रखते हैं, तो आप ये देख लो जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 में देखो क्या क्या, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन दे दिया आपको, ठीक है। ये रिएक्शन देने के बाद ये कह रहा है कि ई नोट 1.05, जो ई नोट है कैथोड माइनस एनोड आपको करने की जरूरत नहीं है, उसने दे दिया है। फिर कह रहा है तो कि 2.3 RT/F ये फॉर्मूला है, कैलकुलेशन इसमें सारी वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाती है, ये सोल्व कर ही दे दिया आपको, ठीक। 8298 फिर क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द ईएमएफ, क्या करना है आपको, फाइंड ईएमएफ करना है 19। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो बेटा क्या क्या कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन दी है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही लिख लो, ई सेल इक्वल होता है ई नोट माइनस के 0.059 अपॉन एन होता है ना, अपॉन एन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं के यहीं बता दूँ आपको एन, देखो यह तो आप देख लो आंस में देखना है आपको, या तो ये वाला आंस देख लो या ये वाला आंस देख लो। देखो यहाँ पे एक चार्ज इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी कितने 2, तो ऑक्सीडाइज वाले को देख लो या रेड्यूस, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो हम अपोन में क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट ही करके चलेंगे 2 कर देंगे। फिर करने के बाद लोग
ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन रख दो। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो 0.001, दोनों की वैल्यू सेम है, 0.001 0.001। अब क्या हो जाएगा 0.001 अपॉन 0.001 हो गया इतना। अब ये देखो जो एज है, देखो बेटा जो एज है आगे क्या है ट्वाइज, तो ट्वाइज में क्या लग जाती है, जो कंसंट्रेशन होती है ऊपर पावर में चली जाती है वो। ये पॉइंट हटा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ये पॉइंट हटा तो 10⁻³ और ऊपर क्या है ये 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 10⁻³ और जब ये 6 ऊपर लेके जाओगे तो इंटू 10⁻6 और 6 3 में से गए तो क्या बच जाएंगे 10⁻³ बच गए। हो गया इतना, इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करोगे, ई नोट उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.05 दिया हुआ है, ठीक। फिर -2 से इसे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने के बाद बेटा ये वैल्यू तो आप बिल्कुल याद कर लो, रट्टा मार लेना कि 2 को इससे डिवाइड करने के बाद क्या आता है आपका 245 आता है, ये समझ लो, ये तो रट्टा मार लो। और मल्टीप्लाई लोग क्या दे दिया 10⁻³ जो 3 होता है कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो ऊपर की पावर होती है आगे चल जाएगा, 10 लोग 10 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो क्या आ जाएगा 1.05 माना 0.2495 और मल्टीप्लाई 3। अब इसे जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा 9615 वोल्ट। अब देखो कौन सा आंसर है इसका, सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 पे देखो फॉर द रिएक्शन सेल, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक। अब रिएक्शन देखो क्या दिया 2Fe + 2I और 2Fe2 + I2 दिया हुआ है और ई नोट दे दिया उसने कितना, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कह रहा है, द सेल इज गिब्स एनर्जी डेल्टा Rg पूछ रहा है। डेल्टा Rg के लिए आपको ई नोट चाहिएगा, ई नोट उसने दिया है n चाहिएगा। n कैसे निकालोगे, देखो बेटा अगर आपको इकट्ठी ये दिया हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, आप कैसे निकालोगे। अब देखो बेटा इनकी हाफ सेल बना लो, अगर आप यहाँ से निकाल सकते हो तो यहाँ से निकाल लो, ठीक। कि कोई चाहे ऑक्सीडेशन उठा लो या रिडक्शन उठा लो, देखो कहीं की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 1 है तो इसका मतलब एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 2 देंगे, तो क्या हो जाएगा n आपका 2, तो यहाँ से निकाल ला 2n भी हो गया आपके पास। तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो बेटा डेल्टा G नोट होता है आपका -NFE नोट, ये होता है। n कितने निकाले आपने अभी 2, F कितना होता है 96500 और क्या दिए है E कितना दिया है इसने 0.24 और कैलकुलेशन कर दो -46320 आ जाएगा। ये किस में है जूल में, और आपको जो डेल्टा जी होता है किलो जूल में बदलनी पड़ेगी, किलो जूल पर मोल, और किलो जूल पर मोल के लिए 1 2 3 4 इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 16/32 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा। जूल को किस में बदल लिया आपने किलो जूल पर मोल को, ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखो क्या कह रहा है वो 21 क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब देखो फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन ई नोट 0.59 वोल्ट 298 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, ये दे दिए, ये दिए रखे गए तो आपके फिक्स है 298 टेम्परेचर। अब यहाँ पर तो 0.59 वही आपका 2 से डिवाइड करके आप इसे 60 भी कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन में क्या हो जाए आपका आसानी हो जाएगी। अब इसे करने के लिए देखो बेटा कैसे करोगे आप, ये क्या रहा है, पहले तो इसको देख लो फॉर इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन ई नोट दे दिया आपको, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अब निकालोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा बेटा, ई नोट सेल इक्वल होता है 0.059/n log Kc, ये होता है। और आपको ये Kc कह रहा है निकालने के लिए, ई नोट दिया हुआ है, ई नोट कितना दिया है 0.59 क्या हो जाएगा 0.59 और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे बेटा इसमें? क्या दिया है? सेल इन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, नाम दे दिया है 1। 1 तो 1 हो गया, और log Kc पॉइंट है, यहीं से यहीं काट दो सीधा डायरेक्ट, तो इधर क्या बच जाएगा? एक 10 आ जाएगा, और ये log क्या ले जाओगे इधर से उठा के इधर, तो क्या बन जाएगा? log 10 इक्वल टू Kc। अब जब log को दूसरी तरफ लेके जाते हैं बेटा, वो हो जाता है एंटी log। और जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उससे हम बेटा अगर सिंपल लिखी हुई है तो सीधा उसे पावर में ले जाओ। ये सपोज करो ये है 1 × 10, तो जो आपकी पॉइंट से पहले लिखी हुई वैल्यू है सिंगल वैल्यू, उसे हम पावर में लिख लेते हैं। जब भी आप एंटी लॉग निकालोगे उसे पावर में पहुंचा देते, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻10। जब आप 10 का log 10 का एंटी लॉग करोगे तो 10⁻10 हो जाएगा 1 × तो आंसर देखो क्या आ रहा है, कहाँ है 10, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, इसी में 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल दे दी हुई है आपको। फिर क्या कहा? द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज इवन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जेडन चेंज कर दी, फिर कंसंट्रेशन 1 कर दिया, दैट CSO4 चेंज, फिर दोबारा चेंज कर दी, फिर जो ई निकला उसका क्या हो? एक E1 है, फिर हो गया E2 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज वन इज रिलेशनशिप बिटवीन E1 और E2। E1 और E2 में ये बता रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, पहले तो इतनी कंसंट्रेशन E आई, फिर दोबारा ये आई, तो इनमें से इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा? ये दूसरे के इक्वल हो गए या कम या ज़्यादा हो गए, आपको ये निकालना है। अब कैसे निकालोगे? रिएक्शन दे दिया आपने उसने, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बेटा आप निकाल लोगे कैसे? अब देखो, ई निकाल लो, दोनों के ई निकाल लोगे आप। फॉर्मूला क्या? ई सेल इक्वल क्या हो जाएगा आपका? ई सेल, ऐसे ई सेल ई नोट सेल माइनस के 0.059 होता है अपॉन n log Zn स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Cu बाद में है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है? दोनों की कंसंट्रेशन। ई नोट तो ऐसे ही रखना है, ये E1 मान लो, ठीक है, माना 0.059 अपॉन n कितना है, कितने चेंज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन 2, और क्या हो जाएगा? log Zn की क्या है? 0.01 अपॉन 1। अब पॉइंट हटाओगे क्या आ जाएगी? 10 की पावर बेटा, 10 की पॉइंट हटाओगे तो 2, ऊपर लेकर जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा, और जब ये क्या बन जाएगा? log 10 की पावर 2 हो जाएगा माइनस के, और जब ये आगे जाएगा तो माइनस के 2 लेकर जाएगा अपने साथ, तो क्या आ जाएगा? ये इतना होने के बाद ये वैल्यू है आपकी, तो ई नोट ये 2 है, 2 से तो यहाँ पर भी 2, देखो बेटा माइनस के 0.059 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में माइनस के 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल, और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका तो क्या आ जाएगा? और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, तो ई नोट आ जाएगा आपका प्लस क्या? 0.059, ये तो आ गया आपका E1। ऐसे ही ये तो निकल गया E1, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ऐसे ही निकाल दो बेटा E2 में क्या करोगे? सेम यही वैल्यू, ई नोट माइनस 0.059 अपॉन 2 log, अब 1 अपॉन, पहले ऊपर वाले की वैल्यू रखो थी, अब नीचे वाले की वैल्यू रखो 0.01। अब ये रखोगे ऊपर क्या आएगी? 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर log के बाद यहाँ जाएगी, सेम 2 से 2 कट जाएगा, जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या आएगी? या नेगेटिव, वो तो -2 की वजह से क्या हो गया था? प्लस, ये क्या रहेगा? ये वैल्यू रहेगी, तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? E माइनस 0.059। अब कौन बड़ा है आपका? E1 प्लस में है, तो क्या रिलेशन निकल गया? E1 बड़ा है E2 से, तो कहाँ है? E1 बड़ा है E2 से, इनके बीच में ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी फाइव देखो क्वेश्चन क्या है। 25 में क्या बोलता है? 25 में कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रोड सेल फॉर गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव,
बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको इस चीज़ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ही समझाई देती हूँ, फिर आंसर बताना आप खुद ही। अगर कहीं भी आपका ई नोट कहाँ है, ये रहा, अगर आपका कहीं भी वैल्यू दी है कि ई नोट क्या है, नेगेटिव है, ठीक, अगर ई नोट नेगेटिव है तो याद रखना जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा आपका, डेल्टा जी बड़ा होगा 0 से वैल्यू, इस चीज़ का ध्यान रखना ये। और अगर आपका के इक्विवेलेंट क्या है, और ये क्या होगा आपका, अगर ये बड़ा है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद रखना जहाँ ई नेगेटिव है तो आपका डेल्टा जी तो होगा पॉजिटिव, और के ई क्यों होगा, नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव तो ये किससे छोटा होगा, 0 से, तो 0। तो क्या रिलेशन निकल गया इसकी वजह से, आपका जो डेल्टा जी है वो जी इससे बड़ा है और ई क्या है इससे छोटा है। तो आपका आंसर, अब रिलेशन ढूंढ लो इसमें क्या कौन सा है, पहला ये देखो, हो जाएगा 1 से बड़ा होगा ना, हो जाएगा रिलेशन। अब एक ही रिलेशन, बस ये याद रखना है, अगर ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के देखो क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर इज। अब देखो बेटा ये होते हैं आपके pH पे, जो pH वैल्यू होगी आपने 10th में पढ़ी होगी, pH पे निकाला जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में डीपिंग प्लेटिनम वायर, जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है क्या, प्लेटिनम वायर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। वायर इन ए सोल्यूशन HCl जिसकी pH कितनी है, 10 है, एंड बाय पासिंग थ्रू हाइड्रोजन अराउंड द प्लेटिनम वायर 1 atm, जो प्रेशर कितना है बेटा 1 atm है। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहा कि कितना होगा, क्या होगा। अब देखो कैसे होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आप क्या करोगे, H2 2H प्लस, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन कह रहा तो उसी की रिएक्शन लिखोगे, रिडक्शन कहेगा तो रिडक्शन वाली वैल्यू लिखोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई। अब कह रहा है गैस पर तो क्या होगा, ATM होता है बेटा, और सॉल्यूशन की क्या होती है, pH कितनी कह रहा है, 10 की पावर -10। देखो अगर pH वैल्यू दे रखी है, जो देता है वो pH वैल्यू वो 10 की पावर में लिखते हैं। सपोज अगर आपको 7 दे रखता तो आप लिखते 7 ऐसे वैल्यू लिखते। तो 10 दिया है तो 10 की pH वैल्यू में आपने 10th में पढ़ा होगा, इस तरह जो कंसंट्रेशन लिखते हो 10 की पावर में चली जाती है, 10 की पावर -10। तो ये वैल्यू दी हुई है। अब देखो बेटा दोनों क्या, ATM की भी है और 2H प्लस की भी है, फॉर्मूले में रख दो, क्या आ जाएगा, EH2H इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नोट क्या हो गया 0, तो 0.059/2, जहाँ भी ये सच्ची आ जाए बेटा वहाँ पर रखना है आपका 0। तो H2 अपॉन क्या क्या है, -10 की, क्योंकि H2 कितने अंश है 2, तो H प्लस के कितने, ये कहाँ चल जाएगी इसके पावर में, और अपॉन ये क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 हो गया। अब ये क्या है 20 हो जाएगा, और माइनस क्या है, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर किसकी मल्टी 20, तो आप क्या करोगे इस 20 ये इस 2 से ये 10 बार कट जाएगा, और इस 10 किस में क्या कर दोगे मल्टीपल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 किस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 5 पर, 59, ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो 26, कंसिडर ए हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन दे दी, इसका ये है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ये है। फिर क्या कह रहा है, इसका मतलब E1 दे दिया आपको, E2 दे दिया, और E3 पूछ रहा है। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने कराया ना, E1 निकाल लो, E2 और E3 कह रहा है। अब क्या 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 रहा है ये, तो एंड पॉसिबल ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। अब जो पॉसिबिलिटी कितनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर आपका Mn2 प्लस में तो इतना है, अगर Mn2 प्लस Mn में बदल, और Mn2 प्लस अगर Mn3 प्लस में बदलता है, एक ऑक्सीडेशन है देखो, एक रिडक्शन है, तो फिर कह रहा है अगर 3Mn को Mn0 पे जाता है और 2Mn3 प्लस, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें जो वैल्यू है आपकी सबकी अलग अलग वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो इसमें क्या करोगे आप,
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको भी, क्योंकि सी की तो है दोनों रिएक्शन। सीधा 3 पे तो यहाँ से 3 में तो जाना, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 इसको ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ई नोट आ जाएगा आपका माइनस के 2.69। और आ गए किस में बेटा, माइनस में। और मैंने आपको बताया है कि कैथोड माइनस एनोड अगर आपका क्या होता है, अगर माइनस में आ जाता है, ये समझ लो वो रिएक्शन नॉट फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉट फिजिबल है। तो नो, और क्या आंसर आ गया 2.69। देखो ये आंसर हो गया इसका, नो आएगा क्योंकि माइनस में है, जहाँ माइनस आ जाए वहीं नो आ जाएगा आपका, और 2.69 हो गया। अब है नेक्स्ट, द गिव्स एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस एज फॉलो। ये इसने रिएक्शन दे दी है, दी हुई है रिएक्शन, इसने रिएक्शन दी हुई है। फिर क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इतना ही इतना। अब देखो बेटा, अब क्या करना है आपको, अब आपको चार्ज ई नोट निकालना है। रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपके लिए एन चाहिएगा। जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे एन चाहिएगा, तो एन आप कैसे निकालोगे, देखो रिएक्शन से, जो रिएक्शन है रिएक्शन को उठाओ, कितने हैं 2, एल कितना है बेटा 2/3, 2/3। एल है कितने 2, तो इसमें 2 की क्या कर दो मल्टीप्लाई। ये आपके एटम आ गए किसके, एल्यूमिनियम के। देखो बेटा 2/3 तो वे आगे थे, और जितने भी एटम हो उसके साथ यहाँ पर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर ऐसे बेटा फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आपको ये निकालना है एल्यूमिनियम कितना है, तो ये फ्रैक्शन उठा लो, जितने भी एल है इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके एल्यूमिनियम के एटम निकल जाएंगे। तो एल्यूमिनियम के एटम आ गए आपके 4/3 आ गए। अब आपको निकालना क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन। अब एल आपके पास इतने हैं, ठीक, और इसके ऊपर क्या निकालोगे आप, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है 3+। अब इन चार्ज की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे। देखो पहले समझो बेटा, फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, जितने एटम उसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये एल्यूमिनियम आ गया हमारा। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, जितना उसके ऊपर जो आपका एटम है उसके ऊपर जितना चार्ज, उसकी हम इसके साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4/3 × 3। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं आपके कितने हो रहे हैं, जो एन की वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 4 आएगी। बस यही है और कुछ नहीं। और तो एकदम सिंपल क्या करना है आपको, 4 आ गया, ई नोट निकालना है। आपको पता ही है फॉर्मूला, -F ΔG = माइनस क्या होता है NFE नोट, तो रख दो वैल्यू ΔG नोट अपॉन NF। ΔG 960, 1000 अपॉन 4 × 96 500। तो अब इसे काट के जो वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी ई नोट 2.48, और इसे हम क्या भी लिख सकते हैं 2.5। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी वैल्यू। किलो जूल है, जूल में बदल दिया आपने इसको, 1000 की मल्टीप्लाई कर दी। बताओगे क्या बेटा, हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 2.5। फिर है नेक्स्ट 28, देखो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है बेटा, ये खुद कर लेना। कौन सा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करा दी, E1 E2 E3। ठीक, चलो फिर भी मैं कराई देती हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखो बेटा 28 है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना इनका। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4, Cu2 + Cu, फिर प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसमें Cu प्लस में बदला। देखो यहाँ से तो 2 प्लस में, और यहाँ से प्लस से Cu में 2 रिएक्शन हो गई, तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब E1 ये है, E2 ये है। द वैल्यू ऑफ E3 पूछ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ से कैसे निकाल सकते हो आप। E1 आपके पास क्या है, E1 है आपके पास 0.15, E2 क्या है बेटा 0.50। E निकालना है, E3 निकालना है आपको पता है रिलेशन का, ΔG नोट इक्वल होता है आपका ΔG नोट प्लस ΔG। ये क्या हो जाएगा आपका 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले खोल दो बेटा, इनके क्या कर दो फॉर्मूले खोल दो। फॉर्मूले क्या होते हैं आपको पता है, ये क्या है -NF E नोट,
ये क्या हो जाएगा -N1 F E1 नोट, क्योंकि F तो सेम है तो N के सामने तो लगाने की जरूरत नहीं है, F E नोट। ये हो गए, इनके फॉर्मूले खोल दिया आपने, ये 3 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, इसे आप 3 लिख लो। F के सामने आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि F सब में क्या है कॉमन, इसे बाहर कॉमन उसे बाहर ही निकाल दो आप। N1 E1 नोट माइनस N2 E नोट, F को जब बाहर निकालोगे F से F क्या हो जाएगा कैंसिल, ये तो खत्म ही हो जाएगा। रह कौन गया E नोट, E नोट को इसमें भी N1 N2, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सिर्फ खाली कौन रह गया, F आपने बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया, खाली कौन रह गया E नोट 1 E नोट 2, इसी की वैल्यू रख लो, रखो भाई क्या हो जाएगी, N तो क्या हो गए 1 इंटू E नोट क्या है आपका 0.15, फिर प्लस N कितना है 1 इंटू 0.50, और अपॉन यहाँ से जो 2 है ये कहाँ पहुँच जाएगा इधर। अब देखो बेटा जो N है 2 हो गया जो, क्योंकि दोनों का टोटल, तो क्या आ जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर जो है इनके ऐड करके आपका आंसर है 0.325। बेटा ऐसे ही करना है E1 E2 E3, जो अभी आपको ये 3 साल लेके तीसरा पूछ रहा है, ये समझ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, समझ लो डेल्टा G1 G2 G3 रखो, उनकी वैल्यू खोल लो, सब में फेराडे सेम होता है, एक फेराडे को काट दो, N की वैल्यू और E निकाल लो, ठीक है। तीसरा E अपने आप निकल जाएगा जब दोनों दिए हुए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन पे आ गई, ये हो गया, ये हो गया और ये। अब देखो फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन एंड कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी इतना एट इतना, द वैल्यू स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी विल बी, क्या पूछ रहा है गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है बेटा, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना डेल्टा G इक्वल टू -NFE निकाल लेना बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन खुद भी करो। 30 में आपको ये दे दिया, आपको ये रिएक्शन दे दी, देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन जो अभी ऊपर से कराई है, अपने आप करना, डेल्टा G1 G2 निकाल लोगे, सेम यही है, डेल्टा G इक्वल टू G1 प्लस G2, वही रिएक्शन है सेम, सिर्फ चेंज किया हुआ, चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल वैल्यू चेंज वो हो रही है, और कुछ नहीं है, खुद करना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया, क्योंकि फिर बेटा आपको ही टाइम ज़्यादा लगेगा फिर पूरा करने में। स्टैंडर्ड ये हो गया। अब देखो बेटा कौन सा क्वेश्चन पे आ गए, इसमें देखो ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या है आपका 3/4 AlO2 और ये दे दिया आपने। एक बात ध्यान रखना, आपको क्या कह रहा है कि द मिनिमम EMF रिक्वायर कैरी आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करे तो कितना आपको क्या चाहिए EMF चाहिए इसे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, तो आपके लिए आपको उसमें क्या चाहिएगा N चाहिएगा। N कैसे निकालोगे इस फॉर्म में से, अब इसमें सबसे पहले तो बेटा आप एटम निकालोगे। एटम कैसे निकालोगे, एटम निकालोगे जैसे क्या दिया है 4/3 दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया है 4/3 Al2 से, Al2O3 से निकालोगे आप। इधर क्या दिया हुआ है 2/3 और इधर क्या दिया हुआ है 4/3, तो कैसे करोगे आप इसमें। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की, किसकी, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करने में कितना EMF चाहिए मिनिमम से मिनिमम, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा N चाहिएगा, क्योंकि डेल्टा G इक्वल टू -NFE लगेगा। तो इस तरह के उसमें आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो एक Al पर, अब देखो एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है 3 होता है, तो 4/3 पर कितना होगा, इस 3 से इससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा G नोट इक्वल टू -NFE, ये F और E, N निकल गया, फेराडे फिक्स है, E पूछ रहा है, डेल्टा G उसने दिया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ से बेटा क्वेश्चन। फिर ये तो कर लेना सिंपल सा कैलकुलेशन, वही तो रखना है, इसे बस किलो जूल मोल इनवर्स को जूल में बदल लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 1000 की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर। डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, उसी रिएक्शन में उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होना, उसी में रिडक्शन होना, ठीक है। गिवन E नोट फॉर द Cu2 प्लस, इसका ये दिया हुआ है, इसके लिए ये दिया हुआ है। इसमें क्या होता है वो E1 E2 वाला याद है, अभी क्वेश्चन कराया मैंने, E1 क्या दिया हुआ है, E1 दे दिया, E2 दे दिया
और क्या निकाल लो, E3 निकालना है। ऐसे ही जैसे क्या पता था पिछली बार, डेल्टा G1 इक्वल टू डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, बस इनकी वैल्यू रखनी है आपको, और आपका क्या निकल जाएगा, G1 जो E3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए है, नहीं होगा तो आप कमेंट में कर देना, मैं फिर इसको दर करा दूंगी। फिर 36 है, इलेक्ट्रॉन 4 सेल जेड, ये सेल दे दिए आपको जिसका, ठीक है, 1 पॉइंट वोल्ट इसका क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे दे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालने के क्या होता है बेटा, अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो आप देखो क्या दिया हुआ है इसमें, ये दिया है, कह रहा है इक्विलिब्रियम के लिए आपका फॉर्मूला कौन सा होता है। आप पहले फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला कौन सा होता है आपका, E इक्वल टू E नॉट इक्वल टू, क्योंकि E0 तो E तो क्या हो जाता है इसमें, जीरो हो जाता है ना, E क्या हो जाता है, जीरो, तो क्या आ जाएगा आपका, अब देखो बेटा, E नॉट इक्वल 0.059 अपॉन क्या आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हो रही इसमें, तो अपॉन क्या आ गया 2, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ बेटा, log Kc होता है। ठीक, अब देखो E नॉट उसने क्या दिया है, 1.1 दिया हुआ है, इक्वल टू 0.059 अपॉन क्या हो गया आपका 2 log Kc। अब ये क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, अब ये देखो log Kc है, पहले आप इस जो वैल्यू ये तो चले जाएगी हाँ, और ये क्या चले जाएगा इसके अपॉन में, या इसको कोसी को यहीं रखो, तो क्या आ जाएगा आपको K की वैल्यू चाहिए, आपको जो K है उसकी वैल्यू चाहिए, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में जब दूसरी तरफ लेके जाओगे क्या होगा, चेंज हो जाएगा ये। अब रखो भाई log Kc इक्वल क्या आ जाएगा 1.1, डायरेक्ट कर दो 2.2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.1 में, और 0.059, जब इससे इसे कट करोगे बेटा इसका आ जाएगा 37.28 log Kc की वैल्यू आ जाएगी। अब log को उधर लेके जाओगे क्योंकि खाली Kc चाहिए, एंटी जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो एंटी log में बदल जाता है, तो बेटा देखो बेटा एंटी log 37.28 है, तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको तो ले लेते हैं हम पावर में 37, और फिर इसका एंटी लॉग आपकी जहाँ भी एंटी लॉग वाला होगा जो पावर है, पावर से ही आप, क्योंकि एंटी लॉग नहीं होगा तो क्यों इतना तो एंटी लॉग आप याद नहीं कर सकते चतुर्थ में देगा, वरना आप पावर से ही पहचान लोगे। देखो पावर किस में 37 है, देखो पावर की बात कर रहे हैं +37, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर मोलर, ठीक, मोलैरिटी दिया, सोल्यूशन ऑफ KCl एयर इतनी ओम्स इनवर्स, क्या कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन इतना ओम्स आर दे दिया। देखो बेटा कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी भी दे दिया, ओम्स का मतलब क्या दे दिया है आपको आर दे दिया है, और क्या पूछ रहा है सेल कांस्टेंट, और हमें पता होना चाहिए सेल कांस्टेंट का बेटा रिलेशन क्या होता है, जो आपके इसमें सेल कांस्टेंट का रिलेशन होता है वो होता है, देखो कापा इक्वल टू होता है G इंटू जी स्टार, ये क्या होता है सेल कांस्टेंट, ये क्या होता है उसने कापा दिया हुआ है, ठीक है, कंडक्टिविटी दी हुई है इसमें, जब कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 0.0210 इक्वल जी नहीं दिया, लेकिन G इक्वल टू आपको पता है 1/r होता है, तो 1/r की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/60, और क्या निकालना है G स्टार निकालना है, ये इधर क्या चल जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और तो G स्टार क्या आ जाएगा आपका, G स्टार आ जाएगा 0.0210 मल्टीप्लाई 60, इसका आंसर बन जाएगा आपका 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, सीधा फॉर्मूले पर है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl CH3COOH, ये है सबकी कंडक्टेंस दे दी, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3 इन फाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस बात पे ध्यान रखो, देखो इस पॉइंट पे एक चीज़ सिखाऊंगी मैं आपको, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो मोलर कंडक्टेंस दी हुई है जिसकी वो पूछता है, देखो 3 की दी हुई है, ठीक है, CH3COOH पूछ रहा है। अब एक बात कर, इस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, CH3COOH चाहिए और H चाहिए, जिस फॉर्मूले में H है उसे ऐड कर देंगे, जिसमें CH3COOH है उसे ऐड कर देंगे, NaCl तो नहीं चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू को तो हम क्या कर देंगे ऐड, और इसकी वैल्यू को क्या कर दें माइनस, जो चाहिए उनकी वैल्यू को कर देना बेटा ऐड, और जो नहीं चाहिए उसे माइनस कर देना। ये ट्रिक याद रखना, बिल्कुल सिंपल ईजिली बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका फटाफट। देखो कैसे करोगे,
वेल कौन कौन चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, CH3COOH कह रहा है वो, ठीक है। इस पे कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो बेटा आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके, जो कर्सला है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो होता है, तो कैसा फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कह रहा है, इसे इनफाइनाइट कह लो या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह लो बेटा, एक ही बात होती है। क्या है, CH3COON, आपको ये भी चाहिए और क्या चाहिए, H भी चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड, लेकिन NaCl नहीं चाहिए, तो NaCl की वैल्यू क्या कर देंगे हम यहाँ से, NaCl की वैल्यू यहाँ पर तो मैं आपको करके दिखा रही, वहाँ डायरेक्ट कर देना, जो चीज़ चाहिए उनको दोनों को ऐड करके, जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 91 प्लस 426.16 और माइनस 126.45, आपका आंसर आ जाएगा 390.76। देखो डायरेक्ट बता दिया। CH3OH के चाहिए था, आप CH3COOH बनाने के लिए आपको CH3COO चाहिए और H चाहिए, इन दोनों का ऐड कर दिया। NaCl आपको चाहिए नहीं, उसको उसमें से निकाल दिया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 39 में क्या कह रहा था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतनी, एसिटिक एसिड इतनी, ये दे व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिटिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटा डिसोसिएशन पूछ रहा है वो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन वाली कंडक्टिविटी, MC अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होती है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कैसे भी कर लो, कभी आप घूम जाओ। तो आपको ये कहाँ से, ये तो उसने दे दी, ठीक है, ये तो क्या दी है, ये तो उसने कितनी दे दी है, 20 दे दी है, ठीक। लेकिन आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालनी पड़ेगी, उसने देखो CH3 की भी कंडक्टिविटी दी हुई है कैटायन की और एनायन की, दोनों की, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या निकल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी CH3COOH की, इन दोनों को ऐड कर दो, चलो यहाँ पर ही 50 400 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/400, इसको इसे कट करेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका 0.05, ये तो आ गया आपका अल्फा। उसने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको पता है Kc इक्वल टू होता है C∝², आपने अल्फा निकाल लिया कितना 0.05 और C कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन उसने किसने दी है 0.007, 0.007, तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा आपका 1.75 इंटू 10⁻⁻5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या दे देगा, देखो कंडक्टिविटी दे दी कितनी इतनी, कंसंट्रेशन दे दी, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पता है Kc इक्वल टू होता है आपका C∝² वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, C∝², उसके लिए आपको अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए आपको क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए और आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप यहाँ से निकाल लोगे, मोलर कंडक्टिविटी उसने दी हुई है, फिर C उसने दिया है अल्फा, आप इसके हेल्प से निकाल लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फॉलोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है, बहुत अच्छा है, जो चाहिए उसे ऐड, जो नहीं चाहिए उसे माइनस। अब देखो ये क्या कह रहा है, इनकी ये दे दिया आपको कंडक्टिविटी दे दी है, अब क्या पूछ रहा है CH3COOH, इसका मतलब जिसमें CH3OH है वो तो करना है ऐड, और को क्या करना है निकालना है, H2SO4 है, K2SO4 है, H चाहिए और CH3COO के चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड, और इसको क्या करना पड़ेगा माइनस। बेटा डायरेक्ट ही वैल्यू निकालनी सिखा रही हो आप। देखो एक और बात, देखो H कितने हैं 2, फिर इन्हें बैलेंस भी करना है, H 2 है और ये 1 है, अब यहाँ पे H लगाओगे तो इसे भी क्या करना पड़ेगा 2, तो इसकी वैल्यू में 2 की क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर देखो, इसे और इसे क्या कर दो ऐड, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर तो x प्लस क्या हो जाएगा 2z, इतना हो गया, और माइनस क्या आया आपका y, ये हो गया माइनस y हो गया, इतनी वैल्यू होगी आपके पास। अब इतनी वैल्यू करने के बाद देखो बेटा, अब जो ये वैल्यू हो जाएगी, अब क्या करोगे, अब ये तो निकल गई आपकी वैल्यू, अब इसे इतना करने के बाद इसमें से जो x और y ऐसे एक तरफ ले लो, x और y, अब किसकी निकाल रहे हो आप, ये तो आ गई आपकी, इनके जो सो घटाना है, किसकी निकाल रहे हो CH3COOH ही तो लेकर आना है आपको, ये तो लेकर आना है आपको इसकी, और इसमें H कितने होते हैं, और H2SO4 में H में उधर मल्टीप्लाई करी, H कितने हैं आपके 2, तो ये 2 इसके कहाँ चला जाएगा बेटा
अपोन में, तो जो x और y है इसे एक तरफ कर लो, x माइनस वाई, और ये क्या चला जाएगा बाहर, क्या कर दोगे प्लस है, इसको क्या, इसे 2 अपोन आपका ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस z। अब देखो हो गया इतना। देखो बेटा एक बार दोबारा रिपीट से करो, देखो इसमें ये हो गया h प्लस H2SO4 था, तो इसलिए h कितने आंसर है 2, तो 2 प्लस SO4, और क्या जुड़ेगा CH3COO के, ये तो जुड़ गया, और K2SO4 क्या हो जाएगा माइनस, इन्हें जोड़ के क्या आ गया आपका, इनकी वैल्यू को जोड़ दो, मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको x प्लस 2z माइनस वाई, डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है। इतना हो गया, क्योंकि जिसे दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, जिसे आप H ले रहे हो दे रहे हो, उसको इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें CH3 उसमें तो है CH3COOH एक H, और H2SO4 में कितने हैं 2, तो इसलिए इसमें हमने कि Z वाले में क्या कर दी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, जिससे ये बैलेंस हो जाए। होगा इतना। आपको निकालना कि इस पूरे में भी करनी पड़ेगी आपको, जब भी तो 2 बनेगा ये, इसमें भी, और ये भी 2H प्लस आपको ये तो चाहिए 2 CH3COOH, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके अपोन में, अपोन में जाने के बाद देखो बेटा इसके भी नीचे 2, x और y को एक जगह लिया और 2z को एक जगह, इससे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन z, और ये क्योंकि इसका जो एलसीएम था वो तो कट हो गया, खाली कौन रह गया z, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा जो दिया रहता है जो चाहिए उसको ऐड कर दो, लेकिन बैलेंस करना, जितने h चाहिए जितने 2h चाहिए उससे मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5, ये सॉल्यूशन AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ये कह रहा है, ठीक। अब पूछ क्या रहा है वो, और क्या दे दी, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ, ये दिया है मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी दे दी है और कंसंट्रेशन दे दी है, और पूछ क्या रहा है, ये देखो ये कह रहा है आपको द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल डेसीमीटर सॉल्यूशन ऑफ Ag इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ इज इतनी K इज, तो अब कैसे करोगे इसका, अब 41 वाला देखो क्वेश्चन, 41 में क्या करोगे आप, ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का आपको पता है, उसने कंडक्टिविटी तो दे दी, कंडक्टिविटी दी है, क्या फॉर्मूला होता है इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, लैम्डा m कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, उसने कंसंट्रेशन भी दी हुई है, कंडक्टिविटी भी दी है बेटा, ये फॉर्मूला लगाना सीधा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है 42 में क्या कह रहा है, 42 को देखो बेटा, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, ठीक, जहाँ m आ जाए स्मॉल m या कैपिटल M, इसका मतलब है वो क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, मोलर कंडक्टेंस तो दे दी, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा दे दिया, एट इनफाइनाइट, जहाँ इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कंडक्टिविटी है, इसका मतलब है वो लिमिटिंग कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी हो गया। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सेम कंसंट्रेशन टेम्परेचर ही। अब ये देखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा है, और आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बस इस किसके अपॉन किसे रखना है, मोलर कंडक्टिविटी ऊपर क्या है आपका, देखो 9 पॉइंट क्या क्या वैल्यू दी हुई है इसने, ये क्वेश्चन था ना, हाँ क्या क्या वैल्यू दी है, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन ये, बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आ जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें। फिर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। अब NH4OH के लिए इसमें ये वैल्यू दी है, मैंने आपको बताया NH4OH में कौन कौन चाहिए, आपको NH4 चाहिए और O चाहिए, जिसके एडिशन में ये दोनों है उन्हें रखो, वरना सबको माइनस कर दो। देखो ये वाला पार्ट है, NH4 है इसमें ऐड करो, OH भी है ऐड करो, Na तो नहीं है इसमें, NH4OH में NaCl, तो क्या कर दो इसमें से माइनस, इसका मतलब यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोलर कंडक्टिविटी लिमिट इन फाइनाइट डायल्यूशन इतना कह रहा, HCl CH3COOH दोनों की वैल्यू दे दी, किस किस की दी है, तीनों की, CH3COOH सेम वही, देखो बेटा CH3COOH, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, CH3COOH चाहिए इसे ऐड करो, H चाहिए इसे ऐड करो, और NaCl को क्या करो माइनस करो, हो जाएगा बेटा। ये तो जुका तू ही दे दिया, इन्होंने मेंस में आया हुआ है एज ए ऐसे ही रख दिया पूरा। 45 में देखो बेटा क्या कह रहा है, एन इंक्रीज एन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। अब देखो बेटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है आपको पता है वो क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है,
ठीक है। अगर हम उसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वो आयनाइज नहीं होता, क्योंकि वो तो 100% आयनाइज हो गया, तो इसका मतलब आयनाइजेशन नंबर ऑफ आयंस तो उसमें इंक्रीज नहीं होगे। लेकिन जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो, डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर आयंस है, आयंस जैसे सपोज करो ये आपका Na और Cl है, ठीक। आप 100% आयनाइज तो ये पहले ही हो गया। अब आप इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करें, डाइल्यूशन इंक्रीज करने के बाद ये कहीं भी जाओ और ये कहीं, इनके बीच में जो हल्का इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो एकदम हट जाएगा। ये फ्रीली कहीं भी घूमो और ये फ्रीली कहीं भी घूमो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। जो आयंस है वो बहुत स्पीड में घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इसकी वजह वो इफेक्ट पड़ेगा और किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस इन फाइनाइट डाइल्यूशन, ये दे दिया, गिव ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ रेस्पेक्टिवली। अब ये देखो बेटा, लिख दो इसको, क्या जाएगा इनफाइनाइट पे। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो आप मोलर कंडक्टिविटी लिखते हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो ना, कैसे करते हो, एक डिफरेंस देखो इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में। जैसे Al2SO4 होता है, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी करते हो कैसे आ जाता है आपका, तो जितने टू क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में 3+ और SO4 की तरह ही जाए तो क्या आ जाएगा 3SO4 की तरह। और लेकिन जहाँ इक्विवेलेंट होता है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स साथ में नहीं आते हैं, सिर्फ ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में आता है। देखो इसमें आंस दिए हुए हैं, जिसमें भी मल्टीप्लाई किए है इसमें भी आंस दिए हुए हैं देखो, लेकिन ये है खाली, इसका मतलब ये क्या है आपका इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी। उसमें नंबर ऑफ आयंस जो काउंटिंग होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के ऐड नहीं होते, सिर्फ खाली जो आयंस है वो ऐड होते हैं। हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट, याद रखना। फिर है नेक्स्ट 47। अब 47 पे देखो, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस M/32 दे दिया है। सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब उसमें एक OH है, ठीक। एसिड इज मोनोबेसिक मतलब कि एक H है, इज 8 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जहाँ भी इनफाइनाइट आ जाए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है वो। दी डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, किसी सेम वही अल्फा डिसोसिएशन निकाल लो। अल्फा डिसोसिएशन के लिए क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी, और क्या चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको क्या दी हुई है 8, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या दी हुई है अल्फा, ये 400, तो यहाँ से क्या निकालोगे अल्फा। और मैं अभी आपको करवाया है फॉर्मूला कि Kc = होता है C∝²। अल्फा आपने निकाल लिया, कंसंट्रेशन उसने कितनी दी हुई है M/32 वैल्यू हो जाएगी। हो जाएगा बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। फिर है कोर्स लॉ स्टेट दैट एट, कोर्स लॉ में क्या कहता है, ये कहता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो आयंस होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलाइट व्हाट एवर द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, कोर्सलो कहता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो वे आयंस फ्रीली मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वे एक दूसरे पर, ये उसका एग्जाम्पल है मिग्रेशन ऑफ आयन का, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। तो जब हम वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, तो जो इनके इंडिविजुअल आयन होते हैं प्लस और माइनस, उनको ऐड करके क्या निकल जाती है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाती है। ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। फिर है 49, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2+ और Cl- आयन और दोनों की कंडक्टेंस दे दिया इक्विवेलेंट, याद रखना क्या दिया हुआ है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस BaCl2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कह रहा है ये तो किस पे है आपके इक्विवेलेंट, किसे इक्विवेलेंट है, और ये किस पे कह रहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाता है बेटा, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का देखो कैसे करोगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या दिया हुआ है Ba2+ तो दिया हुआ है कितना बेटा 127 है ना, Cl का कितना दिया हुआ है 76। अब करो क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है वो इक्विवेलेंट कह रहा है, तो इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट का मतलब क्या ये वाला, इस पे पूछ रहा है। अब फॉलो फॉर्मूला, जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में देखो बेटा जो आपके नंबर ऑफ ये होता है कि मोनोबेसिक है डाइबेसिक है, किस तरह का है मोनोबेसिक है, तो वे इसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करते n+
इनफाइनाइट प्लस 1/n माइनस इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला हो जाता है इसमें। अब बी ए क्या है, क्या बी ए के ऊपर कितना चार्ज होता है, बी ए 2+, तो बेटा यहाँ एन को क्या कर देंगे आप 1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या वैल्यू दी है उसने 127, फिर प्लस। अब सी एल के ऊपर कितना चार्ज होता है Cl-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और ये वैल्यू क्या दी है मल्टीप्लाई 76, इसका आंसर आ जाएगा 139.5, ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, इसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, इसकी क्या पूछा था, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो जहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसके ऊपर जितना चार्ज है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स, जितना चार्ज है उससे हम उससे क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, और तो क्या निकल जाता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.n KCl सॉल्यूशन। KCl सॉल्यूशन 23 डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है द रेजिस्टेंस ऑफ सेल, द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर वाज फाउंड, ये क्या दे दिया आपका रेजिस्टेंस दे दिया, आर दे दिया है आपको, और क्या पूछ रहा है सेल कांस्टेंट पूछ रहा है बेटा। सेल कांस्टेंट वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने, सिर्फ सेम उसी के जैसा है, अभी करा था कि का पे इक्वल क्या होता है G/G स्टार, G क्या दिया 1/r, ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है बेटा इसमें। फिर है 51 ऑन ईटिंग ऑन एंड ऑफ पीस ए मेटल द अदर एंड बिकम हॉट बिकॉज, अगर हम किसी एक मेटल को एक तरफ से हीट करते हैं दूसरी तरफ से कैसे वो हीट हो जाता है, क्यों 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 हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे एनर्जेटिक हो जाते हैं, अपने अंदर एनर्जी लेते हैं, और वो एक उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेटल को अगर हम एक तरफ से क्या करते हैं हीट करते हैं दूसरी तरफ वो अपने आप गर्म हो जाता है, तो एनर्जीड इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर एंड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन सेल इलेक्ट्रोलाइसिस का अलग टॉपिक बेटा। अब इस टॉपिक के देखो क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड। बेटा एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको, देखो सिंपल सी, मैंने वैसे उसमें बताई हुई है आपको इसमें बता देती हूँ। अगर कैथोड है, कैथोड पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है या Lmn है, ठीक, एस ब्लॉक Al और Mn, अगर ये है, ये 3+ में होता है 2+ में, अगर ये है तो बेटा आपकी जो कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो कौन सी गैस निकलेगी आपकी, इस जो आपका ये गैस नहीं निकलेगी एस ब्लॉक मेटल या ये वाले मेटल निकलेंगे, ठीक। लेकिन अगर ये है तो हाइड्रोजन गैस, अगर ये नहीं है जो दूसरे है वे निकलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको NaCl है, या इसी का ले लेती हूँ, क्या कह रहा है H2SO4 कह रहा है, हाँ जी इसी का एग्जांपल ले लिए, कह रहा है H2SO4, तोड़ दो पहले से आयन में 2H+ और SO4 2 नेगेटिव। अब वाटर भी तो है ना इसमें, तो वाटर में क्या आ जाएगा H+ और आपका क्या आ जाएगा OH। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर सपोज करो आपका यहाँ पे Na आई तो H तो हाइड्रोजन गैस निकली, अगर Na होता देखो बेटा, अगर आपका Na होता तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती, एस ब्लॉक एलिमेंट होता Al होता तब भी हाइड्रोजन गैस, Mn होता तब भी हाइड्रोजन गैस, इनको छोड़कर एस ब्लॉक एलिमेंट को छोड़कर Al और Mn को छोड़कर अगर कोई भी हो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, फिर वे निकलेंगे, ठीक है। अब SO4, अब यहाँ जाओ बेटा ध्यान, जहाँ पर भी आपका SO4 या NO3 या F या Cr2O7 बेटा अगर ये आंस है तो एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस होगी, कौन, ये चाहते ही नहीं अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, कौन SO4 NO3, बेटा रट्टा मार लो इस चीज़ का, कौन है SO4 आ जाए, NO3 आ जाए और आपका F आ जाए, Cr2O7 आ जाए, ये और हो गए ना, इन्हें छोड़ के अगर ये है तो एनोड पर निकलेगी ऑक्सीजन गैस, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब जैसे NaCl है तो Cl के साथ कौन है OH, इनमें से OH तो नहीं है, तो इसका मतलब इसे छोड़ के कौन सी गैस निकलेगी क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड SO4 है तो क्या आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। बेटा ये ट्रिक है, ये याद कर लो क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक भी सिखाई हुई है, आप वीडियो में भी देख सकते हो। द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब ये कह रहा
कि नंबर ऑफ फेराडे एफ रिक्वायर टू, भाई कितने चाहिए आपको 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन, इससे आपको 20 ग्राम निकालने। अगर 2F है और CaCl2 के लिए कितना है 40 ग्राम है, CaCl2 कितना चार्ज है बेटा 2 प्लस, तो 2F के लिए क्या तो है 40, 2F के लिए क्या है बेटा 40। ये कह रहा कि 2F चार्ज 2, तो जितने चार्ज जितने आगे हो जाते हैं, कितना है 40, तो 1F के लिए क्या होगा, ये इसके अपोन में चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 20, ये होगा। और पूछ क्या रहा है वो, अब देखो क्वेश्चन में तो द नंबर ऑफ फेराडे, तो कितने नंबर चाहिए फेराडे आपको 20 ग्राम के लिए, कितने हुए 1, तो 1 ही तो लिया आपने, इसका हो गया आंसर 1। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोराइड गैस यूजिंग द करंट 3 एम्पियर इज। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन सोडियम NaCl का आपको क्या करना, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो कितना टाइम रिक्वायर होगा इस कंसंट्रेशन को और इतना करंट पास करे, तो क्या निकालना आपको, यहाँ से टाइम निकालोगे। टाइम से कैसे, कौन सा फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला बेटा देखो W=ZIT, क्वेश्चन क्या होता है W=ZIT, ये होता है Z इक्वल होता है बेटा आपका F/E/F। E इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन जो आपका वेट है और अपॉन उसके फैक्टर, n फैक्टर, मतलब कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, जैसे कॉपर है, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है जो, तो उसका फैक्टर क्या हो गया, n फैक्टर क्या हो गया 2, जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, वो होता है उसका n फैक्टर। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, क्या कहा है उसने, W=ZIT होता है, इसे खोलो क्योंकि Z दिया नहीं हुआ है, तो W=E/F होता है, E/F हो तो क्या आ जाएगा 96500 इंटू I इंटू टी, और E क्या होता है इक्विवेलेंट मास, मैंने बेटा क्या बताया, मोलिकुलर वेट अपॉन NF, E की जगह रख दो मोलिकुलर वेट अपॉन NF इंटू 96500 और ऊपर से I इंटू टी, ये इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा W/ मोलिकुलर मास, और उसने क्या दिया है मोल्स, तो N इक्वल टू क्या आता है मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया ना मास अपॉन मोलर मास, तो ये क्या, और ये मोल्स उसने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं देखो बेटा, कितने मोल्स में कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, 0.1 है ना, मोल्स दिए हुए हैं तो मोल्स हमने बना दिया वेट अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर वेट की यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ये तो नीचे चला गया, तो I कितना दिया हुआ है 3, I3 दिया हुआ है ना, और I3 दिया है, जो N है 0.1 हो गया आपका इंटू T अपॉन 2 मल्टीप्लाई चार्ज कितना है 2, तो 96, अच्छा नहीं दिख रहा है 96500। अब इसके जो कैलकुलेशन करोगे T की जो वैल्यू आ जाएगी लगभग 107 तक आ जाएगी, तो इसमें आंसर है बेटा आपका जो ऑप्शन है वो कितना दिया हुआ है, अप्रोक्स आएगा 1010, और 1010 के अप्रोक्स कौन है 107, तो ये टिक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें जो आंसर है ये फिक्स नहीं है, इसमें अप्रोक्स लिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है भाई, 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज, 1 एम्पियर क्या है करंट है और कितने टाइम के लिए भेजा आपने 60 सेकेंड के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिएगा बेटा, जहाँ भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है ये समझ लो आप चार्ज निकाल लो, और जो चार्ज निकाल रही उसमें ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये सिंपल सी ट्रिक। देखो अगर पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, और IRT दिया हुआ है, वहाँ से क्यू निकाल कर और जो इलेक्ट्रॉन के क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसके चार्ज से क्या कर दो इस क्यू को डिवाइड कर दो, आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है आपकी। तो क्यू कैसे निकालेंगे, I इंटू टी, I कितना दिया है उसने 1 और T कितना दिया है 60, तो क्या आ गया जो आपका चार्ज आ गया वो 60 आ गया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और इस 19 को हम इस 60 से को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा
3.75 इंटू 10⁻20। बेटा स्पीड में इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि आपका बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इतनी स्पीड में कराने के बाद ही आपकी वीडियो इतनी देर तक चलती है। ये हो गया बेटा। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, जहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे कि एक से दूसरे उस पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, पहले चार्ज निकाल कर और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से सिर्फ क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। फिर है वैन 0.1 मोल ऑफ MnO2 ऑक्सीडाइज। भाई MnO2 ऑक्सीडाइज हो गया, इतने मोल्स है इसकी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज MnO2 + 2 MnO4 इज। अब देखो बेटा सिंपल सा, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या ध्यान देना, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए इसके ऊपर जितने चार्ज है। अब कितने मोल्स है 0.1 जी, और इसमें कन्वर्ट होने में कितने का डिफरेंस होता है। देखो बेटा ये तो होता है MnO4, जो MnO4 है इसमें तो ऑक्सीडेशन है 6, इसमें कितनी है 7, कितने का डिफरेंस आया 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, जितने मोल्स दिए रखते हैं उसकी भी फैराडे में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाता है, जब फैराडे में मल्टीप्लाई होगी, पॉइंट है 1 0 घट जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका सी। समझ में आया बेटा क्या होता है, जहाँ भी आपकी क्या पूछ रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर होगी, अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं तो बेटा फैराडे में जितने चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई, चार्ज तो वही है जो चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ ये, और जो उसने मोल्स दिए उनकी मल्टीप्लाई करनी है बस। 0 इसकी मल्टीप्लाई 9, किसमें 9500, ये पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगी, ये 1 0 हट जाएगी, ये आंसर आ जाएगा आपका। चार्ज के साथ मल्टीप्लाई, अगर मोल्स दिया है मोल्स भी ऐड कर दो, अगर मोल्स नहीं दिए सिर्फ आपको कह दे कि इससे इसमें कन्वर्ट किया तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इसके ऑक्सीडेशन देख लो, जितना चेंज हुआ है इसमें चेंज कितना है 6 से 7 का, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो, इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर दो, फैराडे की है शॉर्ट ट्रिक इसकी। द वेट ऑफ सिल्वर इतना दे दिया, डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस इतना MlO2 STP विल बी। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये O2 का पूछ रहा है, STP पर आप जो प्रेशर है वो क्या करते हो, अलग यूज करते हो। अगर STP पर अगर सिंपल होता, सिंपल तो बेटा हो जाता आपका ये कैसे फॉर्मूला, W1/W2 और E1/E2, ऐसे सिंपल वैल्यू रखते हो जाता। लेकिन अगर वो STP पर कहता है, STP पर आपको क्या करना पड़ता है, STP पर आपको बेटा जो नेचुरली प्रेशर है वो नेचुरली प्रेशर लेना होता है, ठीक है, नेचुरली प्रेशर। अब लो इसमें कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था आपका 57, ये वाला था ना। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू फैराडे के सेकंड लॉ E1/E2, इससे W1/W E1/E2। अब W क्या है Ag और EAg, देखो बेटा यहाँ से ये तो फॉर्मूला होता है, तो WO2 और EO2, W वेट को एक तरफ कर लो और मोलर मास ये क्या होता है, इक्वल मोलर मास, आपके इक्विवेलेंट मोलर मास, WAg अपॉन क्या हो जाएगा WO2 इक्वल, ये इधर आ जाएगा, O2 इधर चल जाएगा, ये EWAg अपॉन क्या हो जाएगा आपका EO2, ये हो जाएगा रिलेशन। अब इनकी वैल्यू को लिख दो, WAg आपको क्या करना है, निकालना है, W आपका EAg, क्योंकि एक तरफ रख लेना, AG वाले एक तरफ रख लिया आपने, AG वाले एक तरफ रख लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, AG की क्या वैल्यू है आपकी, जो AG है AG की क्या वैल्यू रख दोगे आप, कितनी दी हुई है 108, मोलर मास कितना होता है इसका 108 इक्विवेलेंट मोलर मास। फिर WOAg, जो WAg है AG नहीं, अब यहाँ पे क्या रखना है, देखो दोबारा कर देती हूँ मैं, WAg वालों को तो एक तरफ कर लो EAg, और O2 वालों को एक तरफ लिख दो O2, देखो ये हो गया ना। अब इनकी वैल्यू AG निकालना है आपको, तो WAg ऐसे ही रखो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जितनी उसकी वैलेंसी होती है उससे डिवाइड कर देती है, 108 होता है, इसकी 1 होती है, 1 से डिवाइड करो तो ये आ गया। WO2 वेट कितना दिया है उसने, ये कह रहा है 50 ये, लेकिन और क्या भी कह रहा है STP पर जो आप प्रेशर यूज करोगे कितना करोगे, ये आपको एंड कर दें। O2 है तो मास कितना हो गया 32, और अपॉन क्या है 8, मास कितना होता है उसका, जो
इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 8। यहाँ से जो कैलकुलेशन निकालोगे इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका WAG अपॉन 108 8/8, इससे कैंसिल हो जाएगा तो WAG आ जाएगा आपका 108। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। STP पर बेटा आपको यही वैल्यू लेनी है। अगर किसी भी चीज़ के साथ STP पर ऐड करें तो इससे आपको डिवाइड कर देना है। और इसके और O2 है तो 2 16 16 32 ये हो गया, और ये उसने अपने आप दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस पर आ गई, ये हो गया, ये हो गया इस पर। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद करंट इतने एम्पियर इतनी मिनट के लिए। ठीक, क्या कह रहा है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट, जो कोबाल्ट है कितने ग्राम डिपोजिट होगा। ठीक है, तो कितने ग्राम डिपोजिट होगा, कौन सा फॉर्मूला, वेट पूछ रहा है। वेट के लिए आप जो फॉर्मूला लगाओगे क्या लगाओगे, देखो बेटा 58 है। हाँ मैंने ग्राम कोबाल्ट के बारे में पूछा, तो देखो फटाफट सीधा जल्दी सी मैं क्वेश्चन कर देते फटाफट। W = I × T × इक्विवेलेंट, वही फॉर्मूला, सारी वैल्यू दी हुई है ना। यहाँ से आप सीधा क्या निकालोगे, W निकालोगे, वैल्यू पुट की हुई है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59, Al2O3 रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस लो पोटेंशियल एंड हाई करंट। ये इसका करंट दे दिया, करंट इज पास थ्रू ए मोल्टन, इसमें कितने टाइम के लिए, आवर्स में है तो बेटा किस में बदल लोगे आप इसको, सेकंड में। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस, तो कितना मास प्रोड्यूस होगा। अब देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो ये वाला ऊपर E = आपको पता है Z × फैराडे, क्योंकि E/, क्या होता है F इधर ले गई, ये हो गया। अब वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दो, एल्यूमिनियम का वेट 27, चार्ज इतना हो गया, इतना 9। ये आपने Z की वैल्यू निकाल दी और W वाले फॉर्मूले में रख दो, W = ZIT, ये वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाए 1.1 ग्राम। सीधा फॉर्मूले पे इसलिए फटाफट करके दिखा दिया आपको। फिर आपका 60 वाला देखो, 4 पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड डिपोजिट एट कैथोड, सॉल्यूशन करंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP। देखो बेटा STP पर है, उसकी तरह ही है जो पहला क्वेश्चन करा ना, उसके जैसे यह कर लेना। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl व्हेन PT इलेक्ट्रोड इज टेकन देन H2 लिबरेट कैथोड व्हाइल Hg कैथोड इज फॉर्म सोडियम अमलगम, द रीजन फॉर दिस रिएक्शन। क्यों, देखो बेटा मैंने आपको क्या बता रखा है, इसने कहा जो इलेक्ट्रोलाइसिस करा है NaCl पे, ठीक, जो लिबरेट हो कौन होता है, H2 होता है, ठीक, Na नहीं निकलता। तो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि जो मोर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H+ एट Ag देन एट PT, क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है रिड्यूस होने में, किसको, H+ को, इसलिए वो क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज। जो जितनी कम एनर्जी में ऑक्सीडाइज होगा वही कैथोड और एनोड पर जाता है, ये इसकी ट्रिक होती है। तो क्या आ जाएगा, मोर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ये रीजन है कि जो सोडियम है वो कैथोड पर नहीं मिला, उसका क्या बन गया, सोडियम अमलगम बन गया। ठीक है, जो Ag है वो नहीं मिला। अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट 40 मिनट अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिट, कैथोड बिल्कुल सेम है बेटा, W वाला फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं होगा इसमें। फिर है 63 वाला देखो, सोडियम मेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% और NaCl%, CaCl2 बिकोज, क्यों CaCl2 बिकोज, ये क्यों कह रहा है। अब इसमें क्या है बेटा, अब देखो ये कह रहा है जो सोडियम है इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन होता है किस में हो जाता है, क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडियम इज हाई, सो इज ऑर्डर लोअर इज मेल्टिंग पॉइंट, कैल्शियम क्लोराइड इज एडिड टू इट। इसके जो उसे क्या करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे लोअर करने के लिए क्या ऐड कर देते हैं, CaCl2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस मिक्सचर हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। इस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, कम। फिर नेक्स्ट है व्हेन CSO4 इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जब CSO4 के साथ ये यूज करोगे आप, प्लेटिनम तो कुछ नहीं करने का, तो CSO4 के साथ किस पे पूछ रहा हूँ, तो क्या क्या मिलेगा, देखो SO4 है, इसका मतलब क्या निकलेगी, क्या एनोड पर तो ऑक्सीजन निकलेगी, ये तो पक्का। Cu, और Cu के साथ क्या है H से नीचे कौन है, Cu, जहाँ भी CSO4 आ जाए बेटा वहाँ निकलेगा। आपका कॉपर मैंने बताया था, अगर सोडियम S ब्लॉक एलिमेंट AlMn है, इन्हें छोड़कर अगर कोई भी है तो वे निकलेंगे, वरना O2 गैस H2 गैस निकलेगी।
न तो एस ब्लॉक एलिमेंट का है, नहीं एल है, नहीं एमएन है, इसका मतलब यही निकलेगा किस पर, कैथोड पर। SO4 पे क्या ट्रिक बताई थी मैंने, अगर SO4 NO3F ये है तो उनके सामने कौन निकलेगा, एनोड। तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉपर कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एनोड विल बी। देखो सल्फ्यूरिक है तो एनोड है, देखो अभी क्वेश्चन बताया किस पे होता है, ऑक्सीजन पर। ठीक है बेटा, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डिवाइस द कवर, एक मिनट रुको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइजेशन आयरन बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ बिकॉज, किसकी वजह से होता है बेटा, ये देखो जो जिंक होता है वो हायर नेगेटिव वैल्यू रखता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसका, आयरन से, ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा कि जो जिंक होता है क्या लगता है, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। नेक्स्ट, द मोस्ट कन्वेंशन मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ शिप मेड ऑफ आयरन, अब आयरन से बनी है तो हम वाइट टीन प्लेटिंग हम क्या कर देंगे उसके ऊपर, किससे, बोट को बचाने के लिए ख़राब होने से उसके ऊपर किसकी प्लेट लगा देते बेटा, वाइट टीन की। फिर नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज जिंक प्लेटिंग, सबसे अच्छा है। लो बेटा देखो, अब आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए, 36 ईयर वाले क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक बेटा, स्पीड में तो मुझे इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक ही रहता है, इतने टाइम तक कौन देखेगा वीडियो, तो इसलिए स्पीडली, आपको पता भी है, पढ़ा हुआ है आपने पहले, इसकी वजह से मैं आपको इतनी स्पीडली कराती हूँ। ठीक है बेटा, जब अच्छी लगी हो वीडियो बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरी मेहनत के लिए। थैंक यू।